वज़ीर आज़म जनूबी वज़ीरिस्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। चीज़ मौलाना फजल रहमान की तरफ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितना इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहा है ना, कोई दुश्मन नहीं पहुँचा सकता। इस्लाम के नाम पे बेचारे मदरसों के स्टूडेंट्स को ले आते हैं पकड़ के, उनको ये नहीं पता होता वो आए क्यों हैं, उनका कैमरा जाके उनको ये नहीं पता कि जी खड़े क्यों हैं। यानी इस तरह लोग, ये पॉलिटिक्स हो रही है कि आप उनको उठा के ले आते हैं, फिर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि सारी वक्त पावर में सारे डरते थे इससे, तो हमेशा पावर में रहा है। और ये पावर में रहा क्यों है? सिर्फ पता चलवा लें कि इसने इसकी जायदादें कितनी हैं, इसने कितना पैसा बनाया, सिर्फ ये देख लें, ये बता दे कि इसकी अरबों रुपए की जायदाद आई किधर से है। तो वही कोशिश है, एक इसकी दो कोशिश है, एक वापस आना पावर में किसी तरह ताकि फिर पैसा बनाए, और दूसरा ब्लैकमेल करना ताकि मैं इसे इतना खौफजदा हो जाऊं कि ये हम इसको एनआरओ दे दें। ये सारे एनआरओ का ड्रामा कर रहे हैं, और पब्लिक आप हमारी पब्लिक को ये अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारी पब्लिक वो है जो समझदार है, वो अगर हमारी कोई करप्शन बचाएगा, जो लोगों का पैसा लूटेगा उसके खिलाफ तो निकलेंगे, लेकिन किसी की चोरी बचाने के लिए पब्लिक नहीं निकलने लगी। अब मैं आपको आता हूँ ये फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस ऑपोजिशन का कि इन्होंने ये केस उठाया है। मैं चाहता हूँ कि अब सबके सामने आए हैं कि तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग किधर से आई, और ये मौलाना फजल रहमान की किधर से आई, और ये दो पार्टीज की किधर से आई। सबका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पता होना चाहिए कि एक पाकिस्तान में पार्टी है जो वाकई पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है। ये जो हमें कहते हैं ना कि जी वो किसी यहूदी का नाम आ गया, पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं सारी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज। वो डिनर्स करती हैं, डिनर पे लोग आते हैं, लोग आके टेबल्स खरीदते हैं, उससे पैसे से वो पैसा होता है जो पार्टीज इकट्ठा करती है। सारी दुनिया में ऐसा ही। इन्होंने कैसा पैसा इकट्ठा किया ये बताएं। हमने सारे, हमारे पास 40,000 नाम हैं जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, और ये सारे, और ओवरसीज पाकिस्तानी फॉरेन फंडिंग नहीं है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए। इनका मुझे पता है इन्होंने कैसा पैसा इकट्ठा किया, और इंशाल्लाह जैसी जैसी ये चीज़ें इंकशाफ सामने आएगा सारी कौम को पता चलेगा कि किसने इस मुल्क में सही तरह पैसा इकट्ठा किया। अच्छा सर, रिजवान गिलज़ई एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। 2.5 साल आपकी गवर्नमेंट में हो गए, हमने देखा जो नेशनल इश्यूज़ आपने प्रायोरिटाइज़ किए और ख़ुद उनको आपने एक्सपीडाइट किया, उनके तो रिजल्ट्स आए, लेकिन आवाम का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी सूबाई हुकूमतों से है। एक तासुर ये है कि हर चीज़ के लिए आपकी तरफ देखा जाता है, तो क्या जो सर्विस डिलीवरी के मामलात थे उसमें आपकी सूबाई हुकूमतें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती थी? अब 2.5 साल गुजर चुके हैं, वहाँ पे तो चले आपके बहुत सारे इशू सिस्टम से रिलेटेड थे, लेकिन सूबाई हुकूमतों में आपके पास बेहतर अच्छा इख्तियार भी था। तो सर, सूबाई हुकूमतों के हवाले से ये बताएं कि वो आपकी तरफ ही क्यों देखती हैं, खुद से भी कोई इनिशिएटिव्स क्यों नहीं लेती? देखिए, दो चीज़ें समझ आए। एक तो जिस तरह का पाकिस्तान को चैलेंज मिला था जब हम आए हैं, जो पाकिस्तान के सामने जो मसले मसाइल थे, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को नहीं मिला। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जो हमारा करंट अकाउंट है, यानी कि जो बैरूनी खसारा है, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा था, 20 अरब डॉलर। उसके अलावा जो हमारे पर कर्जे चढ़े हुए थे वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा था, और उसका मसला क्या था कि हमें कर्ज़ों की किस्तें देनी पड़ रही थी, इनके लिए वो कर्ज़ है। सो बोझ दो पड़े हुए थे। एक कि हमारा जो बैरूनी खसारा इतना बड़ा था कि उसकी वजह से हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ा, क्योंकि जब जिस मुल्क के अंदर 60 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट करें और 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करें, तो मुल्क तो क्राइसिस में आ गया। सबसे ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, रुपया गिर जाता है। जब रुपया गिरता है तो मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाती है। खाने पीने की चीज़ें, दालें महंगी, घी बाहर से इंपोर्ट किया वो महंगा, तेल महंगा होता है तो बिजली महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब चीज़ महंगी होती है। तो ये हमें तोहफा मिला था, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि हमारा जो हमारी आमदनी है वो बहुत कम थी, खर्चे बहुत ज़्यादा थे। सो इसके लिए हमें करना पड़े, खर्चे कम करने पड़े। जब खर्चे कम करते हैं आप तो लोगों को तकलीफ़ होती है। मसलन अब कोरोना के अंदर जब डिमांड गिर गई
तो सारी दुनिया के अंदर गरीब पिस गया। अमीर अमेरिका जैसे मुल्कों में लोग लाइनों में खड़े होकर खाने ले रहे हैं। सारी दुनिया में दुकानें बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया और गरीब मारा गया। तो जब हमने खर्चे कम करने थे और आमदनी बढ़ानी थी, जब खर्चे कम किए तो लोग तकलीफ में आ गए। अब दूसरा हमारा इशू है इस्लाहत करनी थी मुल्क में। ये याद रखें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपके पास भारी अक्सरियत ना हो, सारी दुनिया के अंदर आप देख लें कि तकरीबन नामुमकिन है इस्लाहत करना, क्योंकि वो जाके फंस जाती है सेनेट में, बिल आपके पास नहीं होते, आप और आपकी कोलिशंस होती हैं, आप उनको भी खुश करना पड़ता है। अगर आपने इस्लाहत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करनी है, तारीख उठा के देख लें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो वो सिर्फ भारी अक्सरियत से होती है। जब आपके पास अक्सरियत हो फिर आप कर सकते हैं। तो इसलिए हमें देर भी लगी और इसके ऊपर आ गया 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो सेंटर से पावर थी वो चलेगी सूबों में। तो अब सिर्फ सेंटर नहीं फैसला करता, सूबों को भी साथ मिलाना पड़ता है। तो इसलिए ये थोड़ा हमें देर लगी, लेकिन अल्लाह का करम आज ये है कि आज दुनिया को देख लें कोरोना के बाद और हमें देख लें। हमारी सबसे तेज़ी से आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी जो 60% एक्सपोर्ट्स एंड टेक्सटाइल, वो रिकॉर्ड पे चली गई है। हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी देर के बाद कहाँ से चली गई। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 17 साल के बाद सबसे बेहतर है, पॉजिटिव में चला गया 5 महीने मुसलसल। ये सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, जो अब टेक्सटाइल, आपने अगर फैसलाबाद में गया, वहाँ लोगों को अब मिलते नहीं है, वर्कर नहीं मिलते टेक्सटाइल में, सियालकोट में मिलते, गुजरावाला में, लूमें सारी काम कर रही हैं। तो कुछ तो हो रहा है ना। स्टील लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पहली दफ़ा ऊपर जा रही है। तो अल्लाह का करम है कि इसके बावजूद ये चैलेंजेस थे, मुश्किल वक्त मिला, कोरोना मिला, उसके बावजूद हिंदुस्तान से मुकाबला करें। आज पाकिस्तान का हम किधर है और हिंदुस्तान के हालात देखें। हम शाकिर अब्बासी, मैं नियो टीवी से हूँ। आपने पार्टी हर्निंग केस के हवाले से गुफ्तगू की, लेकिन एक तासुर आम ये है कि वही एक केस है जो आपकी हुकूमत पर अभी भी एक तलवार लटक रही है। तो अगर अपोजिशन उस केस के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और वहाँ से कहती है कि जल्दी फैसला ले लें, क्योंकि 7 साल 6 साल एक बड़ा टाइम होता है किसी फैसले के लिए, तो क्या कोई हिकमत अमली ऐसी है सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को डिफेंड करने की? क्योंकि मैं कहता हूँ इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, क्योंकि उसकी जो पार्टी तो फजल रहमान है ना, और उसके भाई, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। मैं आज लोगों के सामने चैलेंज करता हूं कि एक पार्टी की सारी कौम को पता चलेगा, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक पॉलिटिकल फंड रेजिंग अगर किसी पार्टी ने की वो हमने किया। और हमारे अकाउंट्स मैं ये भी, फॉरेन फंडिंग, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा लेना फॉरेन फंडिंग है? इसका मतलब मुल्क चल रहा है, आज उनकी रेमिटेंसेस ना हो, मुल्क आज हमारा बैठ जाए। तो मैं तो सारे शौकत खाना में उनसे पैसे इकट्ठे करता था। तो ये कौन सी फॉरेन फंडिंग है? फॉरेन फंडिंग तो इनको पता है कौन सी है, इनको पता है, मुझे भी पता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से, जो मुल्क पैसे इनको देते रहे हैं। सर फैज़ान, हम न्यूज़ से मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हम जिधर खड़े हैं वाना में, ये एक वक्त था कि यहाँ पे खून बहता था बहुत ज़्यादा और आप भी यहाँ पे आए। आज आप इसको कैसे देखते हैं, उस वक्त के वाना को और आज के वाना को आप कैसे देख रहे हैं, और मज़ीद इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या आगे आप? देखें, वाना तो पीछे रह गया था ना, यानी यहाँ गुर्बत तकरीबन 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, हर तरह पीछे रह गया था, क्योंकि कबायली इलाके को कोई परवाह करता ही नहीं था। तो कबायली इलाका जिस तरह बलूचिस्तान की परवाह नहीं करता था, ये सब पीछे रह गए हमारे इलाके। तो इसके लिए ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो उसके ऊपर मैं इसलिए महमूद खान के साथ आया हूँ, क्योंकि अब तो ये KP का हिस्सा बन चुका है। तो इसके ऊपर हम पूरा जोर लगाएंगे। और फिर ऊपर से वॉर ऑन टेरर आ गई, उसमें और ज़्यादा तबाही में थी। तो इंशाल्लाह हम इनके लिए स्पेशल पैकेजेस भी देंगे, इसकी पूरी इसकी ऊपर लाने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वाना में वज़ीरिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनका ये कहना था कि मैं चैलेंज करता हूँ तमाम पार्टियों से, उनको जो फंडिंग की जाती है उसका हिसाब लिया जाए। उन्होंने तमाम पार्टियों को चैलेंज किया।